नंबर 14 व्हाट इज हेडर फाइल, यानी हेडर फाइलें क्या होती हैं एवं इन्हें प्रोग्राम में कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए हेडर फाइल क्या होती है ये मैं बता देता हूं आपको। इन फाइलों में लाइब्रेरी फंक्शन और कीवर्ड की परिभाषाएं होती है। इसका मतलब जो भी आप फंक्शन जैसे कि है मेन फंक्शन है, गेट ch फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो हम बार बार प्रयोग करते हैं, या कुछ कीवर्ड हैं जैसे आपने वॉइड है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये जो आपने कीवर्ड यूज किए हैं बार बार, इनकी परिभाषाएं कहाँ पे लिखी होती है? हेडर फाइल के अंदर। और इसीलिए इन हेडर फाइल को हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले सबसे ऊपर वाली लाइनों में प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए हेडर फाइल को डॉट एच यानी इन फाइलों के पीछे क्या लिखा मिलेगा? डॉट एच, ये एक्सटेंशन होती है इनकी, इन फाइलों की। तो इन फाइलों की फंक्शन की परिभाषा से पहले प्रोग्राम में कहीं भी शामिल किया जा सकता है। यानी जैसे हमें मेन फंक्शन है, गेट ch फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन जहां पे भी यूज करना है उससे पहले हमें इसकी हेडर फाइल को शामिल करना पड़ेगा जहां पे इन फंक्शन की परिभाषा लिखी गई हो। तो आमतौर पर हम इन्हें प्रोग्राम की शुरुआत में ही प्रयोग कर लेते हैं। अब बात आती है जो हम एक हैश नाम का एक सिंबल लगाते हैं, ये आपके फोन के कीबोर्ड पे भी बना होता है, कंप्यूटर में भी होता है। तो ये जो हैश जो सिंबल होता है इसको प्री प्रोसेसर प्रतीक बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और प्रोसेसर का मतलब यानी प्रोसेसर जो हमारी सबसे जितनी भी क्रियाएं करेगा उनसे पहले जिस चीज को इसको चलाना है उसे प्री प्रोसेसर कहेंगे। तो ये जो हैश का निशान होता है इसको प्री प्रोसेसर प्रतीक या चिन्ह कहते हैं। और इंक्लूड का जो हम वर्ड यूज करते हैं, इंक्लूड, जिसका मतलब होता है शामिल करना, इसका अर्थ है कि हम हैश प्री प्रोसेसर प्रतीक के साथ इंक्लूड करने जा रहे हैं। किस चीज को शामिल करने जा रहे हैं? उस हेडर फाइल को जिसके अंदर उन फंक्शन या कीवर्ड्स की परिभाषा लिखी हो। जैसे हमने iostream.h यूज किया था, conio.h किया था, ऐसे ही अगर आपको मैथ के फंक्शन करने हैं सोल्व अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में आपको, तो math.h हेडर फाइल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। अब इन जो आपकी जो हेडर फाइल होती है इनको इन प्रतीकों के बीच में लिखते हैं। ये जो एरो वाली ब्रैकेट होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली, इसके बीच में आपको प्री प्रोसेसर के साथ आपकी हेडर फाइल लिखनी होती है। जैसे कि ये लिख के दिखा रखा है एग्जांपल के तौर पे, हैश इंक्लूड, फिर ये ब्रैकेट का निशान iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इन दोनों हेडर फाइल को प्रयोग करने की आदत डाल लें ताकि आपको बार बार फिर दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको हेडर फाइल समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बता देता हूँ ये हेडर फाइल होती कहाँ है। जो क्लास लाइब्रेरी शब्द में बार बार प्रयोग करता हूँ वो क्या होता है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो बेटा आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आपके जितने भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, वो सारी की सारी आप यहाँ पे इस सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करते हैं। जो ये सी ड्राइव लिखी दिखाई दे रही है इसके अंदर आपकी क्या इंस्टॉल होती है? आपके सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्राम की फाइलें। तो इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल होता है ये वाला, ये ड्राइव का सिंबल होता है ये। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब हम किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? टर्बो C++ में। तो यहाँ टर्बो C3 नाम का एक फोल्डर है, ये ओपन करता हूं मैं। इसके अंदर देखो आप जब भी इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे एक इंक्लूड नाम की लाइब्रेरी बनी हुई है, ये देखो ये लिखा हुआ इंक्लूड। तो इसको मैं डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आपकी जो iostream.h हेडर फाइल है, iostream.h कहाँ पे गई? ये रही iostream.h। तो मैं आपको ये हेडर फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक बार, इसमें होता क्या है। तो इसको मैं एक बार ओपन करता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा, ये देखो आपका पहले से बहुत सारा कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप अभी प्रोग्राम लिखते हैं आप तो 6-7 लाइनें लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए 715 लाइनें लिखी हुई हैं टोटल। तो अब इसमें आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूं। तो यहाँ पे एक मैं सर्च करके दिखाता हूँ। iostream जो होता है, iostream जो हेडर फाइल है वो दो क्लास का संगम होती है। इसके अंदर दो मेन क्लास होती है, एक iStream क्लास और एक OStream क्लास। तो ये मैं आगे भी आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एक बार iStream और OStream दिखा देता हूँ। इसमें सर्च करके Ctrl F दबाऊंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ ISTREAM, iStream। जैसे मैं एंटर करता हूँ देखिए आपके यहाँ पे
दो ये क्लास आ गई, क्लास डेफिनेशन आई स्ट्रीम, और इसके नीचे है क्लास डेफिनेशन ओ स्ट्रीम। अब आप जितने भी सी इन वाले जो काम करते हैं किसी भी वैल्यू को कंप्यूटर में डलवाने का, वो आई स्ट्रीम के अंदर करते हैं, और जो वैल्यू को दिखाने का काम है वो ओ स्ट्रीम के अंदर करते हैं। तो मैं आपको सी इन भी दिखा देता हूँ, वो कहाँ मिलता है इस फाइल के अंदर, सी इन करके सर्च कर लेते हैं। ये मैं भी दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, अब आई स्ट्रीम वाली जो है इसके साथ आपने देखो सी इन कर रखा है यहाँ पे, और ओ स्ट्रीम जो है उसके साथ आपने क्या कर रखा है, सी आउट। यानी जब भी आप वैल्यू इनपुट करते हैं कीबोर्ड से और कंप्यूटर उसको रिसीव करता है तो वो सी इन की मदद से करता है। तो हम कह सकते हैं सी इन जो है, जो सी इन का जो आप बार बार प्रयोग करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होती है। कौन सी क्लास की, आई स्ट्रीम क्लास की। और जो सी आउट होती है ये किस चीज की ऑब्जेक्ट होती है, ओ स्ट्रीम क्लास की। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे 12th का सिलेबस है वो मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही है। अभी हम केवल 11th क्लास का रिवीजन करने पे लगे हुए हैं। तो आपको उम्मीद है आई स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे conio.h नाम की हेडर फाइल देख सकते हैं, जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। मैं एक बार इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ एडिट विद नोटपैड के साथ। ये देखिए, ये आपकी जो conio.h हेडर फाइल है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर देखिए आपकी टोटल लाइनें कितनी है, 147। तो ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर भी आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था, आगे भी हम फिर एक बार देखेंगे। देखिए conio.h के अंदर आपके कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे getch का फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होता है, और आपका जो एक क्लियर स्क्रीन वाला जो फंक्शन होता है वो भी यहाँ के अंदर इसके अंदर डिफाइन होता है। तो इसलिए हम बार बार इन चीजों के लिए दोनों हेडर फाइल को प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको हेडर फाइल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इतना डीप में आपको याद भी नहीं करना, बस ये मैंने आपको हेल्प के लिए, दिखाने के लिए बताया है कि क्या होती है हेडर फाइलें। तो ये देखिए, इंक्लूड नाम का एक जो फोल्डर लाइब्रेरी होती है इसकी, इसके अंदर आपको सारी हेडर फाइलें मिल जाती हैं। एक math.h हेडर फाइल का भी जिक्र आया था, तो ये math.h हेडर फाइल है। जो पुरानी सी लैंग्वेज थी, पुरानी नहीं कहेंगे हम, C++ को उसकी नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। तो जो सी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी इससे पहले की है, तो उसमें एक stdio.h हेडर फाइल प्रयोग होती थी। जैसे आज आप iostream.h प्रयोग करते हैं, इसकी जगह आप stdio.h भी कर सकते हैं, क्योंकि C++ भाषा लगभग सभी सी भाषा के प्रोग्राम को चला सकती है। तो आप चाहे iostream यूज करिए चाहे stdio.h कीजिए, लेकिन हम C++ हमारे सिलेबस में है तो हम iostream.h ही प्रयोग करेंगे। ओके, मैं इसको क्लोज करते हुए दोबारा से अपने वहीं पे आ जाते हैं फाइल के अंदर जहां पे हमने हेडर फाइल का पढ़ा है। तो हेडर फाइल का उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हेडर फाइल के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, हेडर फाइल हमने कर लिया है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर सी इन और सी आउट क्या होते हैं। एक बार मैं वहां चल पड़ता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सारे इस वे में करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी सी इन और सी आउट का जिक्र आया है, तो अभी सी इन सी आउट आइडेंटिफायर क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करें। इनके साथ प्रयोग होने वाले इनपुट एवं आउटपुट ऑपरेटर, जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, उनकी व्याख्या करें। तो देखिए सी इन और सी आउट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं सी इन के पास। सी इन है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे पहले है हमारा सी आउट। सी आउट के ऊपर चलते हैं। देखिए आउटपुट, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। सी आउट क्या होती है, यह क्लास ओ स्ट्रीम, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, आईओ स्ट्रीम के अंदर दो मेन क्लास होती है, दो मुख्य क्लास होती है, एक आई स्ट्रीम और एक ओ स्ट्रीम। तो जो सी आउट होती है ओ से आउट और ओ से ओ स्ट्रीम, यानी आउटपुट स्ट्रीम। तो सी आउट जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है हिंदी में वस्तु, यानी जो ये सी आउट की जो परिभाषा है ये किस क्लास के अंदर लिखी गई है, ओ स्ट्रीम के अंदर लिखी गई है। तो अगर कोई आपसे पूछे, ये कई बार फिलअप्स में आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि सी आउट और सी इन किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो सी आउट जो ऑब्जेक्ट है वो ओ स्ट्रीम क्लास का है, और इस ऑब्जेक्ट को किस ऑपरेटर के साथ प्रयोग करते हैं, इस ऑपरेटर के साथ। इसका कुछ नाम होता है और ये नाम है इंसर्शन और पुट टू। इंसर्शन का मतलब आपकी जो वैल्यू निकल के आपका जो उत्तर आया है
उसको ये इंसर्ट कर देगा। ये इंसर्ट का मतलब रख देना, पुट कर देना, पुट टू, कहां पर रख देना, आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको वो उत्तर दिखाई दे जाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, देखिए सी आउट, फिर आपने ये इंसर्शन ऑपरेटर प्रयोग किया और यहाँ आपका लिखा आ गया यूएल टोटल बराबर है। तो जब हम डबल कोट्स में कोई चीज सी आउट के साथ प्रयोग करते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर लिखी दिखाई देती है, जैसा कि आप उसको लिखेंगे। और अगर हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, जैसे कि नीचे इस लाइन में लिखा हुआ है सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर सम, तो ये क्या करेगा, आपकी जो वैल्यू है सम वेरिएबल की जो वैल्यू है, सम नाम का जो चर है आपने जो बनाया था, उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। अभी हम ये सारा कुछ प्रोग्राम में एक बार देख भी लेंगे। अब इसके बाद आते हैं सी इन के ऊपर। सी इन जैसे सी आउट था ऐसे ही सी इन क्या होगा, आई से आई स्ट्रीम और आई से इन, यानी सी इन जो ऑब्जेक्ट है ये आई स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, इस ऑपरेटर के साथ प्रयोग होता है। जो पहले वाला ऑपरेटर था इंसर्शन, वो बाहर की तरफ था और ये अंदर की तरफ है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है खोद के निकालना और गेट फ्रॉम का मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज से। तो जब आप कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू डाल लेंगे, उस वैल्यू को वो कीबोर्ड से उठा लेगा और सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से कहां भेज देगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। जैसे आप कोई भी चीज देखते हैं, बाहर है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ने लग रहे हैं, तो ये जो आप चीज देख पा रहे हैं, जो चीज समझ पा रहे हैं, ये आपके सारे कहां जाती हैं, आपके दिमाग की मेमोरी के अंदर। तो ऐसे ही जैसे हमने सी आउट किया था, हम सी इन भी कर सकते हैं। सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर नंबर 1 एक वेरिएबल का नाम है, सी इन फिर नंबर 2 ये भी एक दूसरा वेरिएबल है। अब हम इस लाइन को एक साथ भी लिख सकते हैं, सी इन पहला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नंबर 1, फिर दोबारा से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नंबर 2। अगर एक लाइन में ही हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखते हैं तो आपको केवल एक बार सी इन करने की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स क्या होते हैं, C++ में कमेंट क्या होते हैं। देखिए कुछ भी लाइनें हम प्रोग्राम में जब लिखते हैं तो कुछ लाइनें ऐसी होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल हम हमारे प्रयोग के लिए यूज करते हैं, ना कि कंप्यूटर में उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। जैसे अभी आप एक सॉफ्टवेयर बनाने लगे हुए हैं, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप उसको बना देंगे, उसको आपको टुकड़ों के अंदर, कई दिनों के अंदर, कई महीनों के अंदर आप उसको बना पाएंगे। तो जो पूरा सॉफ्टवेयर बनता है, तो जब आप डेली कोई ना कोई छोटा छोटा हिस्सा सॉफ्टवेयर का बार बार प्रयोग करते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि किस हिस्से में आपने क्या काम किया था। तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम्स के बीच में कुछ लाइनें आपकी हेल्प के लिए लिखते रहते हैं, ताकि आप उनको बाद में उससे देख के समझ सकें कि आपने इस प्रोग्राम के इस हिस्से में क्या काम किया है। तो कमेंट्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे आपने ये एक लाइन में एक कमेंट लिखा हुआ है ये वाला, तो आप इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश का निशान लगा देंगे। और अगर आपको कई लाइन का कमेंट लिखना है तो आप क्या करेंगे, स्लैश स्टार और उसके बीच में लिख के जहां खत्म होगा वहां पे स्टार स्लैश ऐसे बंद कर देंगे। आप मल्टीपल लाइन कमेंट का प्रयोग सिंगल लाइन कमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आप किसी लाइन को कमेंट बना देते हैं तो कंपाइलर जो हमारा होता है वो उस प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त उस लाइन को छोड़ देता है, यानी उसको नजरअंदाज कर देता है और उस चीज को उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं मानता। अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको ये सारा कुछ करके भी दिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम किया था test1.cpp। इसके अंदर हमने क्या किया था, a और b दो वेरिएबल लिए थे, उन दोनों को यूजर से इनपुट करवाया था और फिर c के अंदर उन दोनों का जोड़ डलवा दिया और बाद में हमने c की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको दोबारा से रन करके दिखा देता हूं। तो रन करते हैं यहाँ से, तो Ctrl+F9 से जब रन करते हैं तो ये हमसे 2 वैल्यू मांगेगा और हमारे लिए एक मैसेज आएगा, प्लीज एंटर योर 2 वैल्यूज। तो जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ 50 और फिर सेकंड वैल्यू डाल देता हूँ 40। तो आपका सम निकल के आ गया था, योर सम इज इक्वल टू 90। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम जो यूजर से जो वैल्यू हम डलवाते हैं, मान लो हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है,
सी बराबर है ए प्लस बी का रखा है, तो मैं इससे पहले क्या करूंगा, मैं एक कमेंट लिख देता हूं हमारे प्रयोग के लिए कि दिस प्रोग्राम is used to add two numbers given by user। अगर आपको सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है तो आप जस्ट डबल स्लैश लगाएं फॉरवर्ड वाला। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है, आप कई लाइनों में इसको लिखना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसको करेंगे स्लैश, फिर करेंगे स्टार, और देखिए जैसे मैंने स्टार किया ये नीचे की सारी लाइनों का कलर चेंज हो गया, क्योंकि अभी मैंने इसको शुरू तो कर दिया लेकिन बंद नहीं किया। लेकिन मैं जैसे इसको बंद करूंगा तो मैं स्टार और स्लैश जैसे लगाऊंगा, ये देखिए दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने एक कमेंट बना दिया है, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर गिवन बाय यूजर, यानी कि यूजर द्वारा दिए गए दो संख्या को जोड़ने का ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं इसको जब इसको फाइल को क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो सेव करने के बाद अब आपको बार बार जब भी ये प्रोग्राम चलाओगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम में क्या काम कर रखा है, इस हिस्से में क्या काम कर रखा है। अभी क्या होता है, मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम की ये हिस्से को आपने कमेंट बनाया था, अगर मान लो मैं इस हिस्से को सी इन वाले हिस्से को कमेंट बना देता हूं, तो जब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूं, देखिए कंपाइल करते हैं, यहाँ पे कोई भी ना तो वार्निंग है ना कोई एरर है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को मैंने गलती से कमेंट किया है। तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा, इसको जैसे ही मैं रन करके देखूंगा, देखिए क्या ये रन हो जाएगा, तो देखते हैं अगर हम वैल्यू ही नहीं डलवाएंगे तो आंसर कहां से आएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि दो संख्याओं का जोड़ बताओ, तो वो जोड़ कुछ भी हो सकता है, 100, 1000, 2000, 4000, तो क्योंकि हमने कोई अपनी तरफ से ए और बी की वैल्यू डलवाई ही नहीं, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को इसने कमेंट कर दिया। तो जब इसको रन करूंगा तो देखिए प्लीज एंटर यूर टू वैल्यूज, और डायरेक्ट इसने आपको आंसर दिखा दिया, यूर सम इज इक्वल टू 7647। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने जो ए और बी की जो वैल्यू जो डलवानी थी यूजर से सी इन की मदद से, उसको आपने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब जब हम इस चीज को कमेंट कर देंगे तो ये हमारा आंसर कहां से आया, अगर कंप्यूटर ने इस लाइन को छेड़ा ही नहीं तो जोड़ कहां से आया, जब हमने दो वैल्यूज को दी ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा ए और बी की वैल्यूज को कैसे मिली। तो मैं एक बार सी आउट करके दिखाता हूं आपको ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और सी आउट करवा देता हूं। देखिए मैं इनको दो लाइनों में लिखने के लिए एक नया वर्ड यूज कर देता हूं, एंड एल, यानी लाइन का एंड करना। जैसे आपको ए की वैल्यू मिलेगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन में आपको क्या दिखेगा, बी की वैल्यू। तो इससे क्या होगा, देखिए आपको जो सी का आंसर है, ये आपके अंदर जो ए और बी का जोड़ आया सी के अंदर, ये आपको ए और बी की वैल्यू बताएगा कि ए और बी की वैल्यू कैसी है, कहां से आई है, क्या है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से कंपाइल करके दिखाता हूं। देखिए कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। तो दोबारा से अब फिर रन करते हैं। तो रन जैसे ही करेंगे, देखिए आपकी प्लीज एंटर योर टू वैल्यूज, आपकी फर्स्ट वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली उठा ली 7692 और दूसरी वैल्यू उठा ली 0। तो इसने ये दो वैल्यू कहां से उठाई और डायरेक्टली देखिए जोड़ भी बिल्कुल सही निकाला है, 7692 और 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर सी का क्या आएगा, 7692। अब इतना तो सही है कि उत्तर इसने सही निकाला है, लेकिन जब हमने इसको ए और बी की कोई वैल्यू ही नहीं दी तो ए और बी की वैल्यू कहां से आई। तो बेटा इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, यानी कचरा वैल्यू। कई बार क्या होता है, जब हम खुद वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, लेकिन उसको वैल्यू देना भूल जाते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी में से उस नाम के अंदर जो पहले से वो कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को उठा लेगा। जैसे आपने ए और बी जो नाम दिए हैं, कंप्यूटर में जिस जगह पे ए और बी नाम को जगह मिली है, तो वहां पे जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई थी 7692 और 0, उन दोनों वैल्यू को इसने उठा लिया है और इसलिए इसने आंसर दोनों को उठा के क्या दिखा दिया, 7692। अभी मैं इसको क्या करता हूं, एक बार सेव कर देता हूं और फिर चलते हैं हम कहां पे, एक क्वेश्चन जो हमारा आज का रह गया है, गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाई है। तो गार्बेज वैल्यू दिखा देता हूं बेटा। ये क्वेश्चन वैसे पेपर वगैरह में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। गार्बेज वैल्यू से आप क्या समझते हैं। तो देखिए गार्बेज वैल्यू क्या होती है,
गार्बेज वैल्यू के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये अपशिष्ट या अप्रयुक्त मान है, यानी ये वो कचरा मान है या अप्रयुक्त यानी वो मान है जिनका प्रयोग नहीं हुआ, जो मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान उपलब्ध होते हैं। यानी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और इसने अपने आप उनकी वैल्यू को उठा लिया कहीं से। अब ये वैल्यू आती कहां से है? या तो ये पिछले प्रोग्राम से उपलब्ध बर्बाद आंकड़े होते हैं, जैसे किसी ने हमसे पहले कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चलाया है और जिस जगह पे हमारा ए और बी बना है उसी जगह पे पहले उसकी कुछ मेमोरी बनी हुई थी और उसमें जो वैल्यू उसने डाली थी उस वैल्यू को उसने उठा लिया, उसके पिछली वैल्यू को उसने क्या किया, उठा लिया। तो इसलिए ये वो मान होते हैं जो दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए गए होते हैं। तो ये आमतौर पर हमें कब मिलते हैं? जब हम एक वेरिएबल की घोषणा कर देते हैं। वेरिएबल का नाम तो हमने लिख दिया ए और बी, लेकिन इसको प्रारंभ करना भूल गए। जैसे अभी मैंने कमेंट बना दिया तो वो प्रारंभ करना भूल गए एक टाइप से हम। तो इसमें क्या होगा, हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी, हमारा उत्तर भी आएगा लेकिन वो गलत उत्तर आएगा। उत्तर तो आ जाएगा लेकिन उत्तर गलत क्यों होगा? क्योंकि जब हमने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी तो उत्तर ऑटोमेटिकली क्या होगा, गलत होगा। ये गार्बेज वैल्यू क्या होती है, कई बार किस वजह से आती है? यदि आपने कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का जो टाइप है, जैसे इंट ए और बी का टाइप है, ए का टाइप इंटीजर है, बी का टाइप इंटीजर है, और हम उसको क्या करते हैं, उसके टाइप से बड़ी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि हमने ए और बी इंटीजर है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू कैसी हो सकती है, -32,768 से लेके 32,767 तक। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उस वैल्यू को लेगा ही नहीं हमसे और उस वैल्यू की जगह कोई भी पिछली वैल्यू को उठा के आंसर निकाल देगा। देखिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं एक बार। इसको हम एक बार दोबारा से कमेंट की जगह क्या कर देते हैं, यूजर से वैल्यू डलवा देते हैं। तो मैं कमेंट हटा देता हूं, ये वाला जो हमने बनाया था। ये देखिए, अब ए की और बी की वैल्यू हमसे मांगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इसके लिमिट से बड़ी दे देंगे। तो रन करके देखते हैं इसको। जैसे मैं कंपाइल करता हूं, पहले तो कंपाइल किया, देखिए कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो रन करते ही देखिए ए और बी की वैल्यू ये हमसे मांग रहा है। तो हम ए की वैल्यू 32,767 से बड़ी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 50,000 वैल्यू डाल देता हूँ और ऐसे ही बी की वैल्यू भी क्या डाल देता हूँ, 40,000। तो देखिए आपका उत्तर आ गया 24,464। अब देखिए आंसर होना चाहिए था 90,000, लेकिन आंसर क्या है, 24,464, क्योंकि इसने ए की 50,000 वैल्यू ली ही नहीं और बी की 40,000 वैल्यू ली ही नहीं। तो इधर बेटा आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। इसको क्लोज कर देते हैं अभी, तो ऑल टेक्स्ट कर देता हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर।